Good for all those who have just joined us. Assalamualaikum. This is second session of Breakthroughs in Focus, and our today's topic is topic selection in sample size calculation. And for today, our speaker is Minahal Shafiq, published researcher and head of HRM department, Singh SLMC. So, without any delay, Minahal, just continue with the session. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है. ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफीक और आज हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर है। एंड इन दिस लेक्चर आई विल मेनली टॉक अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज टॉपिक सिलेक्शन एंड सेकंड इज सैंपल साइज कैलकुलेशन। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एज ए बिगनर फ्रॉम जीरो अपने रिसर्च को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस टॉपिक सिलेक्शन फर्स्ट। हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। अच्छा, अपनी रिसर्च स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यू विल हैव टू सिलेक्ट अ टॉपिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रूशियल स्टेप। ये इस तरह नहीं होता कि आप लोगों के माइंड में कोई भी रैंडम टॉपिक आया और आपने फौरन उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी, या किसी टीचर या किसी मेंटर ने आपको एक टॉपिक बताया और आपने फौरन उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। बल्कि इस तरह नहीं होता कि आप थ्रू अ सिस्टमैटिक अप्रोच आप पहले अपना टेंटेटिव टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी लिटरेचर रिव्यू देखते हैं और फिर उसको डिफरेंट क्राइटेरियाज पर इवेलुएट करके तब आप जाकर उस पर कहीं स्टडीज कंडक्ट करते हैं अपनी। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों जरूरी है? क्यों आप किसी भी रैंडम टॉपिक पर डायरेक्ट रिसर्च करना स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपने एक टॉपिक लिया और आपने उस पर रिसर्च स्टार्ट की, आपने उस पर मिनाहिल, डाटा आपने कलेक्ट कर अपनी लिया, स्क्रीन उसको स्टार्ट एनालाइज कर कर दी लिया, है? रिजल्ट्स फाइनलाइज कर लिया, आर्टिकल बना लिख दिया और जब आपको आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी. कर लिया आपने? मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, हेलो, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है. आपने स्क्रीन शेयर कर दी है? हाँ जी, स्क्रीन मैंने शुरू दोबारा शेयर नहीं करें? हो रही मेरी स्क्रीन। नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. दोबारा करें. अच्छा, मैं दोबारा करूँ? अब हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? अब स्टार्ट हो गई है. अब शो लोड हो रही स्क्रीन अब शेयर हो रही है? है. जी जी, हो रही है. अच्छा ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मेनली आप जीरो से किस तरह अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं और एंड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में भी बताऊंगा। आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी, आवाज भी ठीक आ रही है और अब स्क्रीन भी शो हो रही है. कंटिन्यू कर लें मिनाल. ओके, फिर हम लेट्स फर्स्ट डिस्कस टॉपिक सिलेक्शन। हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। आप अपना रिसर्च टॉपिक के अभी दिया क्यों आप डायरेक्टली कोई रैंडम टॉपिक पे उस पर रिसर्च क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? तो इस तरह की लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया और आपने फौरन उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी, आपने अपना डाटा एनालाइज कर लिया और अपना आर्टिकल लिख लिया और जब आपने वो जर्नल में पब्लिश होने के लिए भेजा तो आपका जो आर्टिकल था वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? इस वजह से कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था लिटरेचर पर उसमें पहले ही 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश थे। तो चूंकि आपकी रिजल्ट की आपकी जो टॉपिक था या आपकी रिसर्च जो थी उसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, आपकी टॉपिक में कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी, तो ड्यू टू नॉन अवेलिटी आपको टॉपिक आपकी जो रिसर्च थी रिजेक्ट हो गई। तो इस प्रॉब्लम और इस तरह की और भी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक स्टेप वाइज मैनर में आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना होता है और उसके लिटरेचर रिव्यू और डिफरेंट क्राइटेरिया उसको इवेलुएट करके फिर एक पोटेंशियल रिसर्च टॉपिक की तरफ आप जाते हैं। तब हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। टॉपिक सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रिसर्च थ्योरी। रिसर्च के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यानी टर्मिनोलॉजीज जो बेसिकली रिसर्च में यूज होती हैं, लाइक व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत धारणा होनी चाहिए। और बेसिक्स में फर्स्ट लेक्चर में नेहा ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स को, तो हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं।
Step number 2 is you'll have to select a general idea and narrow down it. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको मैं कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपको बेसिक्स पता है। अब आपने क्या करना है, आपने एक जनरल आइडिया सिलेक्ट करना है, एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, लाइक कोई भी जनरल टर्म, लाइक स्मार्टफोन यूजेज हो गया, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्ट, ब्लड प्रेशर चेंजेस हो गया, या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, कोई भी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है। अब उस ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में से आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है। लाइक अब देखिए, स्मार्ट अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप किस तरह देखेंगे, थ्रू सर्चिंग। अब आपने जो जनरल आइडिया सिलेक्ट किया है, आपने उस पर रिसर्च करनी है। अच्छा, हमारे माइंड में बेसिकली क्या होता है, दैट द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ रिसर्च इज टू चूज अ टॉपिक एंड देन रिसर्च, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग अप्रोच है। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च मोर स्पेसिफिकली व्हाट योर टॉपिक इज, यानी पहले जो आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपने पहले उस पर रिसर्च करनी है। तो आपने जो एक जनरल आइडिया सिलेक्ट किया है, लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन यूजेज मेरे माइंड में आया कि मैंने स्मार्टफोन यूजेज पर रिसर्च करनी है, मैंने एज ए ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैं लिटरेचर में जाके, मैं गूगल स्कॉलर पे जाके या पबमेड या किसी भी वेबसाइट पे जाके मैं अपना ये टॉपिक जो जनरल आइडिया मेरे माइंड में उसको मैं लिखूंगी, स्मार्टफोन इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज। अब नीचे उसके डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाएंगे, उन आर्टिकल्स को देख के मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि मैं स्मार्टफोन यूज, किसी आर्टिकल ने स्मार्टफोन यूजेज को परफॉर्मेंस के साथ रिलेट किया हुआ होगा, किसी ने उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स के साथ इवेलुएट किया हुआ होगा। तो उस टॉपिक के बारे में सर्च करने के बाद मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं इससे किन किन चीजों को रिलेट करके स्टडी कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल स्कॉलर पर लिखा है इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज, नीचे एक आर्टिकल आ गया है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एक आर्टिकल आ गया इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज ऑन स्लीपिंग पैटर्न, ऑन यंग एडल्ट्स, यानी इस तरह डिफरेंट मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी डिफरेंट फैक्टर्स की जिनको मैं स्मार्टफोन यूजेज से रिलेट कर सकती हूँ। अब फिर उस लिस्ट में से मैंने क्या करना है, अब मैंने उस लिस्ट में से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ड्यूरिंग स्टडी टाइम जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मोबाइल फोन की जो नोटिफिकेशन है मुझे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ क्या मोबाइल फोन के यूजेज मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो उस लिस्ट में से मैंने एकेडमिक परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लिया और मेरे पास एक टेंटेटिव टॉपिक आ गया कि whether smartphone uses impact academic performance or not। इस तरह एक ब्रॉड किया और इस तरह मैं लाइक एक ब्रॉड टर्म लेनी है, फिर उसको नैरो डाउन करना है और फिर एक नैरो टर्म के थ्रू जाना है। तो ये तो हो गया सेकंड स्टेप। अब आपके पास यहाँ थ्रू दिस अप्रोच आपके पास एक टेंटेटिव टॉपिक आते हैं। अब क्या करना है, आप अभी टेंटेटिव टॉपिक आया, अब वही कि आपने अपने उसके बारे में इन डेप्थ लिटरेचर में देखना है, आपने उसके बारे में प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग करनी है, आपने लिटरेचर में देखना है कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस पर कितना काम हो चुका है। तो जो प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज लिटरेचर रिसर्च करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया इस पे पहले रिसर्च हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो कितनी हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, और उस जो रिसर्च जो स्टडीज पहले इस पे कंडक्ट हुई है उनका रिजल्ट क्या था, ताकि आपको अपने टॉपिक के बारे में करंट स्टेट ऑफ नॉलेज पता लग सके। ये ना हो आप कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लें जिस पर पहले बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, तो फिर आपके टॉपिक में आपकी रिसर्च में तो कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, तो ड्यू टू नो कंट्रीब्यूशन आपका जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए पहले लिटरेचर रिव्यू करना जरूरी है। अब लिटरेचर रिव्यू करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल कि आप गूगल स्कॉलर पर जाएं, अपना टॉपिक लिखें और वहां पे नीचे आर्टिकल्स आ जाएंगे डिफरेंट, और आर्टिकल्स को आपने वन बाय वन रीड करना है। अच्छा, जो टॉपिक आगे आपने उनको वन बाय वन रीड करना है। अब जो एक आर्टिकल है उसको आप किस तरह रीड कर सकते हैं, तो एज अ बिगनर ऑब्वियसली सारी चीजें आपको एक आर्टिकल में नहीं समझा सकते, अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एज अ बिगनर अगर आप एक आर्टिकल पढ़ें तो उसमें आपने क्या क्या चीजें देखनी है। फर्स्ट आपने तीन चीजें देखनी है मेनली। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में एक पैराग्राफ में समरी एक समरी दी हुई होती है पूरे आर्टिकल की, कि उन्होंने रिसर्च कहाँ की, उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज की, उनकी पार्ट सैंपल साइज कितना था और रिजल्ट क्या निकला उस स्टडी का, यानी एक छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने पूरे अपने आर्टिकल को समराइज किया हुआ होता है। ये देखना होता है आपने एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या एक्सप्लेन होता है, इंट्रोडक्शन में ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी स्टडी का एम क्या था, यानी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस टॉपिक को
पर रिसर्च की। तो इसके थ्रू आपके अपने टॉपिक के बारे में भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप अपनी स्टडी में क्या देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने ये देखना है कि उस स्टडी के रिजल्ट्स क्या निकले, यानी जो जो रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाया था, अगर लिटरेचर में पहले से ही उसका आंसर मौजूद है, दोबारा उसको सर्च करने की कोई तुकता नहीं बनती ना, यानी दोबारा आप उस टॉपिक पर सर्च नहीं कर सकते। तो आपने मेन ये 3 चीजें देखनी है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये तो गया मेथड नंबर 1। अच्छा, मेथड नंबर 2 में आप क्या करते हैं? मेथड नंबर 2 में आपने रेफरेंस लिस्ट देखनी होती है। हर आर्टिकल के एंड पर ना एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें उन्होंने डिफरेंट रिलेटेड आर्टिकल्स को कोट किया हुआ होता है। ये मैं आपको ना आर्टिकल से दिखाती हूँ। ये मेरी स्टडीज है। हमारा टाइटल था इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अंडरग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इस आर्टिकल में आपने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में देखें, एक शॉर्ट पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव, स्टडी डिजाइन, मेथड्स, रिजल्ट्स को सबको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, यानी पूरा आर्टिकल को समराइज किया हुआ है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हमारी स्टडी का एम बताया हुआ है कि हमने ये स्टडीज बेसिकली क्यों की। उसके बाद आपने जाना है इधर एंड पर, और ये कंक्लूजन। ये कंक्लूजन देखते हैं। ये तो क्या मेथड। मिनाइल, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है मिनाइल। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि अब आपने रेफरेंस लिस्ट पर जाना है, और रेफरेंस लिस्ट पे आपको क्या करना होगा कि आपको एक आर्टिकल से मजीद और आर्टिकल्स मिल जाएंगे अपने टॉपिक से, यानी आप एक आर्टिकल से मजीद और आर्टिकल्स ट्राई कर सकते हैं। तो ये था लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना था कि फर्स्ट मेथड नंबर 1 सिंपली आपने गूगल स्कॉलर पर गए और आपने किसी भी आर्टिकल उठाया, जो नीचे आर्टिकल्स की लिस्ट है उनमें से आपने उनका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख लिया। और मेथड नंबर 2 था कि आप रेफरेंस लिस्ट पर गए और वहां पे आपको एक आर्टिकल से मजीद और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपने को 15 से 20 आर्टिकल्स एटलीस्ट रीड करने हैं ताकि आपको अपने टॉपिक के बारे में करंट स्टेट ऑफ नॉलेज का पता लग सके। ताकि आपको ये अंदाजा, लिटरेचर रिव्यू से आपने ये अंदाजा करना है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें कोई ओरिजिनलिटी है, तो अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो उसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगी या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इन प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग इज फाइंडिंग रिसर्च गैप। एक तो लिटरेचर रिव्यू था, दूसरा था रिसर्च गैप। लिटरेचर रिव्यू हमने देख लिया, अब हम रिसर्च गैप की तरफ आते हैं। रिसर्च गैप। रिसर्च गैप बेसिकली होता क्या है? रिसर्च गैप ये होता है कि एक टॉपिक जो आपने, एक टॉपिक जिस पे पहले से रिसर्च हो चुकी है, अब उस रिसर्च में जो लैकिंग्स रह गई, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टडी कंडक्ट की और स्टडी के रिजल्ट में मेरे पास कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आए, अब वो इस वजह से हुआ कि जो मैंने सैंपल साइज या जो मैंने जिन लोगों पर स्टडी कंडक्ट की थी, मैंने एक स्मॉल पॉपुलेशन पर कंडक्ट की थी। तो मेरी स्टडी का रिसर्च गैप ये होगा कि पॉपुलेशन साइज, कि अगर मैं वो स्टडी लार्ज पॉपुलेशन पे करती तो क्या पता उसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते। तो ये मेरी स्टडी का रिसर्च गैप होगा। अब फर्दर अगर फ्यूचर में कोई रिसर्चर्स उस टॉपिक पर स्टडी करते हैं तो वो सेम इसी रिसर्च गैप को अप्लाई करते हुए एक बड़ी पॉपुलेशन पे स्टडी करके सेम टॉपिक पर दोबारा रिसर्च कर सकते हैं। तब रिसर्च गैप, अब आपने स्टडी में रिसर्च गैप फाइंड करने होते हैं। रिसर्च गैप आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? सिंपली सबसे पहले तो ये, इसके भी 2 मेथड है। सबसे पहले ये कि फ्रिंज सेक्शन, और फ्रिंज स्टैंड्स फॉर फर्दर रिसर्च इन लीड। अब मोस्टली आर्टिकल्स के ना डिस्कशन के लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है, या कुछ ऑथर्स ने ना अलग से एक हेडिंग देकर भी, फ्रिंज की हेडिंग देकर भी एक्सप्लेन किया होता है कि ये हमारी स्टडी है, कि हमने इस तरह कर रखी है और इसमें ये लैकिंग्स रहेगी।
जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ। ये हमारा आर्टिकल था, इसमें मुझे स्टडी कंडक्ट की थी ना, मेरे को इस सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं मिली थी तो स्मार्टफोन यूजन एंड। अच्छा, वो इस वजह से था कि जो हमने स्टडी कंडक्ट की थी ना, वो हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स पे की थी, हमने थर्ड फोर्थ और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया था। तो क्या पता अगर हम थर्ड फोर्थ फाइनल ईयर को इन्वॉल्व करते तो हमारी स्टडीज की रिजल्ट जो था वो सिग्निफिकेंट आ जाता, क्योंकि बहुत पॉइंट से हमारी रिजल्ट रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आया था। तो ये देखें, ये हमारी डिस्कशन है, और इसके इधर लास्ट पैराग्राफ में हमने ये इधर मेंशन किया हुआ है अपनी स्टडी का क्या है। More research is required to carry out this kind of study in students of second, third, fourth, and final year students as well, and as in student of other colleges. यानी थर्ड फोर्थ और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और हमने सिर्फ एसएलएमसी पे स्टडीज कंडक्ट की थी, और अगर फर्दर और कॉलेजेस को भी ऐड किया जाए तो क्या पता कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन हमें मिल सके इन दोनों चीजों में, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्मार्टफोन यूसेज। तो इस तरह आपने ना डिस्कशन के एंड पैराग्राफ में या फिर अलग से एक हेडिंग देके टॉपिक लिखा होता है, आपने रिसर्च गैप्स देखने होते हैं। एक तो ये मेथड हो गया रिसर्च गैप देखने का, कि आप फ्री सेक्शन पे गए और वहां पे आपको सिंपली पता लग जाएगा। सेकेंड मेथड क्या होता है? सेकेंड मेथड ये होता है कि आप जो और टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स से पहले से रिसर्च हो चुकी है, उन पे एक न्यू कॉन्टेक्स्ट ऐड करके अपना एक नया टॉपिक बनाना। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी थी, वो कंडक्ट हुई थी अमेरिका में, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, पेट के टॉपिक पर स्टडी हुई थी, लेकिन वो अमेरिका में हुई। अब मैं वही सेम स्टडी पाकिस्तान में कंडक्ट कर दूँ, यानी एक टॉपिक जिस पे पहले से रिसर्च हुई थी, मैंने उस पर ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट लगा के एक नया टॉपिक बना दिया। यानी अब जो अमेरिका की स्टडी के जो रिजल्ट्स थे वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पे तो अप्लाई नहीं हो सकते ना। तो इस अब ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आप कौन कौन से ऐड कर सकते हैं? कॉन्टेक्चुअल गैप जो आप ऐड कर सकते हैं हो सकते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, जिस एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी दी है कि एक स्टडी जो अमेरिका में कंडक्ट हुई थी, आप वो सेम स्टडी को पाकिस्तान में कंडक्ट कर लें। तो इस तरह आप एक पुराना टॉपिक जिस पे पहले से रिसर्च हुई थी उस पर दोबारा रिसर्च कर सकते हैं। सिमिलरली बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जेंडर, यानी फॉर एग्जांपल एक स्टडी थी स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग मेल एंड फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स, यानी इस तरह बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट लगा के। नेक्स्ट सेक्टोरियल कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह ऐड कर सकते हैं? एक स्टडी स्ट्रेस मैनेजमेंट को ही ले लें कि अगर वो पहले उस पर स्टडी हुई है और वो बैंक सेक्टर में हुई है, तो आप सेम स्टडी एजुकेशन सेक्टर पर कंडक्ट करवा रहे हैं। इस तरह से सेक्टोरियल कॉन्टेक्स्ट ऐड करके आप एक पुराने टॉपिक पर दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं। तो जो रिसर्च गैप्स है ना, यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिसर्च टॉपिक्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ना डिफरेंट मेथोडोलॉजी, अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करके भी एक नया टॉपिक, एक पुराने टॉपिक पे दोबारा रिसर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक था, उस पर पहले से स्टडी हुई भी थी, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर मेथड यूज किया हुआ था। आप उसी टॉपिक पर दोबारा से रिसर्च करें, लेकिन आप अपनी मेथोडोलॉजी डिफरेंट कर लें, तो आप अपना जो टॉपिक है उसमें ओरिजिनलिटी आप इस तरह उसको प्रूव कर सकते हैं कि आप ये कहें कि उन्होंने पहले रिसर्च की थी लेकिन उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट। तो हम दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करके देखना चाह रहे हैं कि अगर ये मेथड यूज किया जाए तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे। तो इस तरह आप एक पुराने टॉपिक को दोबारा से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल वाली बात मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन की थी सेकंड स्टेप पे, कि लाइक इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजिंग ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस था। अब आप एकेडमिक परफॉर्मेंस के वेरिएबल को चेंज करके स्लीपिंग पैटर्न्स ले आए। स्लीपिंग पैटर्न्स के अलावा आप और डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी आप इस वेरिएबल को चेंज करके नया टॉपिक बना सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपने अपने यहाँ तक अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, एक टेंटेटिव टॉपिक, और उसकी लिटरेचर बेस देख ली, उसका करंट स्टेट ऑफ नॉलेज आपको पता लग गया। अब आपने क्या करना? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट योर टॉपिक। अब आपने अपने टॉपिक की इवेल्युएशन करनी है ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। नंबर 1 इज ओरिजिनलिटी। आपने देखना है कि जो आपका टॉपिक है इज इट यूनिक इन अ कोई प्रोग्राम, कि आपकी जो टॉपिक है उसमें कोई ओरिजिनलिटी है। ऐसा ना हो कि उस पर पहले से ही बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई हो, बहुत 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश हो और आप दोबारा उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इस तरह आपकी रिसर्च की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। इसके अलावा सेकेंड आपने देखना है लिटरेचर बेस। अच्छा, लिटरेचर बेस में ना आपने बेसिकली दो चीजें देखनी। एक तो जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस पर पहले बहुत ज्यादा रिसर्च ना होगी। सेकेंड, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उस पर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही रिसर्च ना हो। एक के बहुत ज्यादा उस टॉपिक को स्टडी ना किया गया, दूसरा कि बिल्कुल स्टडी ना किया। बहुत ज्यादा अगर उस पर रिसर्च हुई होगी तो उसका आपको ड्रॉबैक क्या होगा, यही कि आपके टॉपिक में, आपकी रिसर्च में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी, कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी।
सेकंड कि अगर बिल्कुल भी उस टॉपिक पे पहले से रिसर्च नहीं हुई भी होगी, आपको कोई लिटरेचर बेस नहीं मिलेगी, कि एज ए बिगनर, क्योंकि एज ए बिगनर हमें ना कोई लिटरेचर बेस चाहिए होती है, क्योंकि आगे आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सैंपल साइज कैलकुलेशन में और क्वेश्चनियर फॉर्मुलेशन में आपको एक रेफरेंस स्टडी चाहिए होती है। हम अंडरग्रेड लेवल पर हम खुद से बिल्कुल जीरो से किसी भी टॉपिक में स्टार्ट सर्च नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत लिटरेचर बेस चाहिए होती है उसकी। तो आपने लिटरेचर बेस में ये दो चीजें देखने की, एक टॉपिक पे पहले बहुत ज्यादा रिसर्च ना हुई भी हो, और ऐसा भी ना हो कुछ टॉपिक को बिल्कुल ही स्टडी ना किया हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपने देखना है, दैट इज रिसोर्स। अब जो रिसर्च आप कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या आपके पास अवेलेबल हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लड प्रेशर चेंजेस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट है? अगर वो नहीं होगा तो फिर आप अपनी स्टडी कैसे कंडक्ट करवाएंगे? आपकी रिसर्च तो वहीं रुक जाएगी। तो आपने अपने रिसोर्सेज को भी एकदम माइंड में रखना होता है कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उस पर रिसर्च करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज। अब ये ब्लड प्रेशर के एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर पर स्टडी कर रहे थे। ब्लड प्रेशर, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी था ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना ही नहीं आता, तो फिर आप किस तरह करेंगे अपनी स्टडी? आपके टॉपिक फिर वहीं रुक जाएगा, यानी आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप वो डाटा कलेक्ट कर सकें। तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा जो लास्ट है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या है कि आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो जो अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर आपको यूज करना आता हो, या अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपको स्टैट्स के थोड़ा बहुत हाँ हो कि आपने अपने डेटा को एनालाइज किस तरह करें। डेटा एनालिसिस पे हमारे अलग से लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को हम सिखाएंगे कि आप डेटा एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज को मैं यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ, एक और क्राइटेरिया जो अपने माइंड में रखना है, दैट इज टाइम फ्रेम। कि आपने कोई ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना जिसका सिर्फ डाटा कलेक्ट करते ही आपको 4 साल लग जाए। तो फिर आप अगर आपको ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हो जिसका सिर्फ डाटा कलेक्ट करते ही आपको 4 साल लग जाएंगे, तो आप फिर उसको एनालाइज कब करोगे और आर्टिकल कब लिखोगे, पब्लिश होने वो कब जाएगा? तो आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है कि विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 और 2 ईयर्स आप डाटा भी कलेक्ट कर लो, आप उसको एनालाइज भी कर लो, और अपना आर्टिकल लिख के जर्नल में पब्लिश होने के लिए भी भेज दो। तो ये क्राइटेरियाज आपने अपने माइंड में रखना। तो दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक सिलेक्शन। मैं अभी थोड़ा सा इसको समराइज कर देती हूँ कि स्टेप 1 में आपने क्या करना था। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए रिसर्च, बेसिक टर्मिनोलॉजी से थोड़ा हाउ होनी चाहिए। स्टेप 2 में आपने एक जनरल आइडिया लेना है, एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया सिलेक्ट करना है और उसमें से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्राइव कर लेना, और इस तरह आपके पास एक टेंटेटिव टॉपिक आप आ जाएगा। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जो टेंटेटिव टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करना है, और अगर कोई स्टडीज पहले से हैं तो उन स्टडी का रिसेंट गैप आपने फाइंड करना है। अब ये करने के बाद लास्ट स्टेप आपने टॉपिक को जो क्राइटेरियाज मैंने बताया उन पर आपने इवेलुएट कर, तो इस तरह आपके पास एक पोटेंशियल रिसर्च टॉपिक आ जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक सिलेक्शन। आई होप सो कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोग इस सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू आप में से कोई भी अगर टॉपिक सिलेक्ट करेगा तो उसको मुश्किल नहीं होगा। तब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज सैंपल साइज कैलकुलेशन। अच्छा, सैंपल साइज पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने उस टॉपिक पर स्टडी कंडक्ट करनी, तो अब ऑब्वियसली मुझे लोगों से डाटा चाहिए होगा उनका। लाइक अगर मैं ब्लड प्रेशर पर स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ तो मुझे लोगों के ब्लड प्रेशर मेजर करने होंगे जो पार्टिसिपेंट्स मेरी स्टडी में है, जिस पॉपुलेशन को मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मेरे पास दो चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रही हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ एनी टू मेडिकल कॉलेजेस लाइक निश्चित या क्यूएमसी। तो लेट्स सपोज कि अगर निश्चित में भी फर्स्ट ईयर की क्लास 300 की है और क्यूएमसी में भी फर्स्ट ईयर की क्लास 300 की है, तो टोटल मेरी पॉपुलेशन जिसको मैं स्टडी करना चाह रही हूँ वो 600 है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उन पूरे 600 के 600 लोगों का सैंपल ले लूँ, उनसे क्वेश्चनियर फिल करवा लूँ, या जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि ऑब्वियसली मैं उन पूरे 600 लोगों को अप्रोच नहीं कर सकती। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में बैठे मैं उन भावलपुर मतान के उन पूरे 600 लोगों को अप्रोच नहीं कर सकती, तो मुश्किल हो। सेकंड थिंग, और सारे लोग क्वेश्चनर फिल करते भी नहीं है। लाइक ग्रुप्स में क्वेश्चनर शेयर होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो क्वेश्चनर को फिल करते हैं, सारे लोग फिल नहीं करते। तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या होगा कि मैं उन 600 में से इतने लोगों का सैंपल ले लूं जो मेरी स्टडी के लिए इनफ हो, यानी जो बाकी 600 को मैं उन 600 में से इतने लाइक 300 340 या 380 सैंपल साइज कैलकुलेट करके मैं इतने लोगों का सैंपल ले लूं जो बाकी पूरे 600 को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक की जो स्टडीज होती हैं, इंसिडेंट जो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लंग कैंसर का इंसिडेंट देख लिया पाकिस्तान में, तो वो इस तरह नहीं होता कि वो पूरे, अगर वो पूरे पाकिस्तान पे स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होता कि वो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से सैंपल लें, यानी पाकिस्तान में हर एक बंदे से सैंपल लें, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो इस तरह करते हैं कि उन्होंने रावलपिंडी के हॉस्पिटल से सैंपल ले लिए, मुल्तान का एक हॉस्पिटल ले लिया, लाहौर का एक हॉस्पिटल ले लिया, यानी इस तरह वो इतना चंक लेते हैं अपनी पॉपुलेशन से, इतना चंक लेते हैं दैट विल बी इनफ टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो सैंपल साइज की बेसिकली हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि होता यही है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड इन अ स्टडी टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एडिकेट, यानी वो नंबर ऑफ पीपल जो बाकी पीछे बची हुई पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते। अब अगर हम सैंपल साइज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टडी कंडक्ट करनी थी और उसका सैंपल साइज अगर मैं कैलकुलेट करती तो वो सैंपल साइज 50 आता, लेकिन मैंने सैंपल साइज कैलकुलेट नहीं किया, मैंने खुद से मैंने सपोज करके मैंने 45 लोगों का सैंपल ले लिया। तो अब सैंपल साइज में से जो अप्रोप्रिएट सैंपल साइज था मेरा 50, उसमें से 5 लोग कम थे, तो अब जो मेरी स्टडीज के जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं आएंगे। तो अगर सैंपल, इसीलिए हमें चाहिए होता है अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, हमें इसलिए चाहिए होता है कि अगर हमने बहुत छोटा सैंपल साइज ले लिया तो दैट वोंट डू द जॉब, हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यानी हमारी स्टडी के रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आएंगे। और अगर सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो, यानी अगर हम पूरी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। तो अब सर्वे सैंपल, अच्छा ये सैंपल साइज का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने सर्वे सैंपल साइज का फॉर्मूला मेंशन किया क्योंकि अंडर ग्रेड लेवल पर बेसिकली हम मोस्टली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ही करते होते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वो होती हैं कि आप एक ही टाइम पर अपनी जितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्लूड है सबसे डाटा ले रहे हैं। लाइक आपने एक ही टाइम, लाइक मैंने स्मार्टफोन यूजेज पर रिसर्च कंडक्ट करनी है, मैंने क्वेश्चन शेयर किया और सब लोग उस टाइम पर भी क्वेश्चन फिल कर रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं, कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगी। क्रॉस सेक्शनल तो मैंने बता दिया कि आप एक ही टाइम पे सारे सोर्सेज से डाटा ले रहे होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं, उसमें आपने पहले जो आपकी पॉपुलेशन थी उसमें से वन ग्रुप ऑफ पीपल से डाटा लिया, उसको एनालाइज किया, रिजल्ट्स निकाले, फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल से डाटा लिए, या टाइम फ्रेम आ जाता है उसमें कि आप डिफरेंट टाइम पर ग्रुप ऑफ पीपल से डाटा ले रहे हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या होता है, आप एक ही दफा सबसे डाटा ले लेते हो। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज मोस्टली जो हम अंडर ग्रेड लेवल पे करते हैं वो सर्वे होती हैं, तो मैंने सर्वे का ही फॉर्मूला ऐड किया। अच्छा, ये फॉर्मूला देख के परेशानी हो ना, मैं ये टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ सारी। एन जो है इधर इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू c स्क्वायर b इनटू 100 माइनस p ओवर e स्क्वायर। n स्टैंड्स फॉर सैंपल साइज के जो हमें सैंपल साइज रिक्वायर्ड है, g इज कॉन्फिडेंस लेवल, p इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये E stands for margin of error और DE डबल F stand for design error। अब इन सारे टर्म्स को जो सैंपल साइज को अफेक्ट करते हैं, इनकी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरफ लेके जाना चाहूंगी। एक मोबाइल ऐप है, उसका एंड्रॉइड वर्जन भी और डेस्कटॉप वर्जन भी है, उसके थ्रू आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारी इस सीरीज का मकसद ही यही है कि हमने आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच, सिर्फ रिसर्च की थ्योरी नहीं बतानी बल्कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रिसर्च करना सिखानी है, प्रैक्टिकली आप रिसर्च करने के काबिल। तो ये एक ऐप है इनको, इसके थ्रू आप अपने मोबाइल पे, अपने डेस्कटॉप वर्जन मैंने खुला हुआ है इसका, सैंपल साइज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐप इनको आप ओपन करेंगे ऐप, और इधर ये स्टैट कैलकुलेटर पे आपने चले जाना है। स्टैट कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से आपने जाना है पॉपुलेशन सर्वे पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज ए बिगनर हम पॉपुलेशन सर्वे ही करते होते हैं, तो क्रॉस सेक्शन स्टडीज पे ही रहते हैं। क्योंकि अगर
बाकी जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, उनका एथिकल अप्रूवल लेना, केस कंट्रोल स्टडीज वगैरह। अच्छा, तो इस स्क्रीन पर खुल गया सैंपल साइज कैलकुलेटर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दिख रही होंगी, पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मार्जिन ऑफ एरर, डिजाइन इफेक्ट। ये क्लस्टर को आप इग्नोर कर दें कि क्लस्टर हम इसको कंसीडर नहीं करते, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, यानी बेसिकली आपने ये 6 टर्म्स देखनी है, पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मार्जिन ऑफ एरर, डिजाइन इफेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल, और यहाँ पे सैंपल साइज। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज क्या होता है? पॉपुलेशन साइज इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड इन योर स्टडी। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो मेरी रिसर्च का पॉपुलेशन साइज क्या होगा? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होगी, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर की क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, तो वन मेरा पॉपुलेशन साइज होगा 120। अब पॉपुलेशन साइज में जो इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये है कि इट डजंट अफेक्ट द सर्वे सैंपल साइज। कि पॉपुलेशन हमारा पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज को अफेक्ट नहीं करता। वो किस तरह होगा मैं आपको बताती हूँ। दोबारा हम ऐप इनको पे जाते हैं। लाइक लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल कि मैं एक स्टडी कर रही हूँ जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया। अब पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज पर स्टडी कर रही हूँ, तो मेरा पॉपुलेशन साइज लेट्स सपोज है 4,000 या 30,000। 30,000 ये मेरे 30,000। अब 30,000 पे ये बाकी टर्म्स को भी अब नोट करें। यहाँ सैंपल साइज 30,000 पे मेरे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर सैंपल साइज क्या आया? 379। 95 कॉन्फिडेंस लेवल हम 95 पे ले रहे हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस इतना माइंड में रखने की 95% रिकमेंडेड वैल्यू, तो हम कॉन्फिडेंस लेवल तकरीबन हर स्टडी में 95% ही रखते हैं। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 30,000 सैंपल साइज में मेरे पास 30,000 पॉपुलेशन साइज पे मेरे पास सैंपल साइज क्या आ गया? 379। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ जिसमें मेरा पॉपुलेशन साइज था 1 लाख। 1 लाख। अब पहले मेरा पॉपुलेशन साइज क्या था? 379। अब जब मैंने 30,000 से 1 लाख किया तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया? 383। यानी इतना ज्यादा पॉपुलेशन साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अगर मैं ये देखिए यहाँ पे अगर 1 लाख से 10 लाख कर देती हूँ अपना पॉपुलेशन साइज, 1 लाख से मैंने एक और जीरो ऐड कर दिया, ये 10 लाख हो गया। तो 1 लाख पे पहले ये देखने क्या था सैंपल साइज? 383। और जब मैंने एक और जीरो ऐड किया तो सैंपल साइज क्या हो गया? 384। यानी सिर्फ 1 ऐड हुआ। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सिंपल इज दैट सैंपल साइज डजंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन साइज। कि पॉपुलेशन साइज का सर्वे सिंपल सर्वे में सैंपल साइज पे इतना इफेक्ट नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लाख से और अगर एक और जीरो ऐड कर दूं, देखिए सैंपल साइज 384 ही रह रहा है हमारा। मतलब मैं मजीद जीरो ऐड करती जा रही हूँ लेकिन सैंपल साइज हमारा नहीं बढ़ रहा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि पॉपुलेशन साइज डजंट अफेक्ट द सैंपल साइज। तो सिंपल सर्वे में हम पॉपुलेशन साइज को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या आ जाती है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको मैं आपको बताती हूँ स्लाइड्स के ऊपर चलता हूँ। इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब इस टर्म का क्या मतलब है? एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है? इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी। ये एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इन सिंपल लैंग्वेज ये होता है कि ये पी वैल्यू जो फॉर्मूले में ना इट स्टैंड फॉर पी। तो पी वैल्यू क्या होती है कि हम पी वैल्यू से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी जो स्टडीज का रिजल्ट है वो भी ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी स्टोन के इंसिडेंट पर मैं स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाह रही हूँ कि हॉस्पिटल में एक महीने में जितने लोग आते हैं सीटी स्कैन करवाने, इनमें से किडनी स्टोन पेशेंट कितने लोगों को होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि एक महीने में जितने लोग आ रहे हैं मैंने उनका सैंपल लेना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक महीने में 30,000 लोग आ रहे हैं, मैं पूरे 30,000 लोगों का सैंपल नहीं ले सकती, वो बहुत बड़ा हो जाएगा सैंपल साइज। तो मैं क्या करूंगी? मैंने सैंपल साइज कैलकुलेट करना है।
अब सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए मुझे पी वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि सैंपल साइज के फॉर्मूले में ये यहाँ देखें, यहाँ पे पी एड, तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए मुझे पी वैल्यू चाहिए होगी। अब वो पी वैल्यू मैं किस तरह लूँ, उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप रेफरेंस स्टडी से ले लें या आप रिकमेंडेड ले लें। पहले मैं रेफरेंस स्टडी वाला आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने स्टडी करनी थी किडनी स्टोन के इंसिडेंट पे, तो फिर अब मुझे पी वैल्यू चाहिए। अब पी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मैं गई गूगल स्कॉलर पे या पबमेड पर, मैंने जाके जो मेरी स्टडी का टॉपिक था वो मैंने लिखा, और नीचे मेरे पास डिफरेंट आर्टिकल्स आते। अब उन आर्टिकल्स में से मैंने कौन से आर्टिकल को सिलेक्ट करना है एज अ रेफरेंस स्टडी, किसकी पी वैल्यू लेनी है। अब वो किस स्टडी को मैं रेफरेंस स्टडी सिलेक्ट करूंगी, पहले तो मैंने ये सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह रेफरेंस स्टडी में आप पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि आप ये देखेंगे आपने वो वाली स्टडी सिलेक्ट करनी है जिसकी पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन से मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कर रही हूँ अपनी रिसर्च पाकिस्तान में, और एक स्टडीज है जो कि लंदन में कंडक्ट हुई, तो अब स्टडी को मैं अपनी स्टडी के लिए एज रेफरेंस स्टडी तो नहीं ले सकती ना, कि मैं किडनी स्टोन इंसिडेंट पाकिस्तान में देखना चाह रही हूँ, और जबकि वो स्टडी हुई है किडनी स्टोन इंसिडेंट पर लंदन में। तो वहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लाइक वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज है, आबोहवा चेंज है, तो डिफरेंट फैक्टर्स जो आते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर मैं उस स्टडी को अपनी स्टडी के लिए एज रेफरेंस स्टडी नहीं यूज कर सकती। हाँ, अगर कोई ऐसी स्टडी हो जिसकी पॉपुलेशन मेरी पॉपुलेशन से मैच करती हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टडी है जो अगर मैं मुल्तान में स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, और एक रेफरेंस स्टडी, मैं उस स्टडी को रेफरेंस स्टडी सिलेक्ट करूंगी, लाइक जो लाहौर में हुई भी है या मुल्तान से इर्द गिर्द भावलपुर के एरिया में, यानी मैंने वो पॉपुलेशन लेनी है जो पॉपुलेशन मेरी पॉपुलेशन से मैच करती है। अब सेकंड पॉइंट आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्च किया जाके और मुझे अपनी पॉपुलेशन से मैच करती हुई दो स्टडीज मिल गई, लाइक मैं मुल्तान में बैठ के स्टडी कर रही थी, मुझे साहिवाल भावलपुर की भी एक स्टडीज मिल गई, एक स्टडीज मुझे डीजी खान की मिल गई, तो दोनों मुल्तान से क्लोज एरिया थे। तो अब मैं उन दोनों में से कौन से लूंगी, मैं उन दोनों में से वो स्टडीज सिलेक्ट करूंगी विच इज रिसेंट। यानी अगर एक स्टडी 2019 में हुई थी और एक स्टडी 2024 में हुई थी, 23 में हुई थी, मैं 2023 वाली स्टडी को एज अ रेफरेंस स्टडी सिलेक्ट कर दूंगी, यानी जो रिसेंट होगी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप रेफरेंस स्टडी किस स्टडी को लेंगे। अब आपने वो आर्टिकल जो आपने सिलेक्ट किया है एज अ रेफरेंस स्टडी, उसमें आप देखेंगे क्या आपको पी वैल्यू किस तरह मिलेगी, आप किसी आर्टिकल में पी वैल्यू किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो वो मैं आपको एक आर्टिकल से दिखाऊंगी। ये मैंने एक आर्टिकल डाउनलोड किया हुआ है, इसी टॉपिक पे कि प्रेवलेंस ऑफ इंसिडेंट इंजेक्शन यूरोलिथिसिस किडनी स्टोन्स पे। इसमें आपने जाना है उनके रिजल्ट्स में लिखा हुआ होता है, ये देखिए इधर मैं इनकी कंक्लूजन पे गई, यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ इंसिडेंट यूरोलिथिसिस फाउंड टू बी 2.8%। यानी इसके अलावा आप उनके टेबल्स भी देख सकते हैं, लाइक ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने लोगों को स्टडी किया था 721 था उनका सैंपल साइज, और उसमें से जब उन्होंने डाटा लिया तो 20 लोग ऐसे लोग थे जिनको किडनी स्टोन का इश्यू था। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो वो 2.8% बनती है प्रेवलेंस रेट या एक्सपेक्टेड या फ्रिक्वेंसी उनकी। तो उनकी स्टडी की फ्रिक्वेंसी क्या निकली कि अस्पताल में एक महीने में जितने लोग आते हैं उनमें से उन्होंने 721 लोगों का सैंपल लिया, और उसमें से भी 2.8% ऐसे लोग थे जिनको किडनी स्टोन का इश्यू था, यानी ये फ्रिक्वेंसी थी उनकी स्टडी। तो अब आप इसको अपनी स्टडीज पे अप्लाई, अब इसको इस वैल्यू को अगर मैं एज अ पी वैल्यू लेती हूँ अपनी स्टडीज के लिए, उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन पे मैं स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, उनमें भी 3% लोगों को किडनी स्टोन का इशू हुआ, या 2.8% लोगों को किडनी स्टोन का इशू हुआ। यानी एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नाम से पता चला कि मैं ये एंटीसिपेट कर रही हूँ कि मेरी पॉपुलेशन के इतने प्रोपोर्शन को ये रिस्पेक्टर होगा। मैं पी वैल्यू अब आपको यहाँ पे पिन को पे ऐड करके दिखाती हूँ, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अस्पताल में एक महीने में आते हैं 30,000, और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो मैंने रेफरेंस स्टडी से ली
वो थी 2.8, यानी वहां पे पी वैल्यू क्या थी 2.8। अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे मेरे पास सैंपल साइज क्या आ गया 42। इसका मतलब क्या है कि मैंने 42 लोगों से मिनिमम सैंपल लेना ही लेना है, इससे कम नहीं कर सकती, इससे ज्यादा लोगों से मैं ले सकती हूँ, लेकिन 42 से कम लोगों से अगर मैं सैंपल लूंगी तो मेरी स्टडीज का रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो 42 मेरा सैंपल साइज आ गया, 42 मैंने मिनिमम सैंपल लेना ही लेना। तो ये तो हो गया कि अगर आपके पास एक स्टडी पहले से मौजूद थी, यानी जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया कि इंसिडेंट ऑफ किडनी स्टोन, पहले से स्टडी मौजूद। अब अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ जिसमें मुझे पहले कोई रेफरेंस स्टडी नहीं मिल रही है, वो स्टडी की पॉपुलेशन मेरी स्टडी की पॉपुलेशन से मैच नहीं कर रही, तो फिर मैं क्या करूँ? देन आई विल गो विद द रिकमेंडेड वैल्यू। In case no reference study is available, we will consider the recommended value. Recommended p वैल्यू क्या है 50%। जब आपको कोई भी रेफरेंस स्टडी नहीं मिल रही तो फिर आप p वैल्यू क्या ऐड करते हैं 50% p वैल्यू ऐड करते हैं। अब 50% p वैल्यू आप क्यों ऐड करते हैं, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है कि 50% p वैल्यू जब आप ऐड करते हैं ना तो उस पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं ये आपको इस वैल्यू को ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 50 ऐड किया, 30,000 मेरा पॉपुलेशन साइज था, 50% मैंने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी रखी, तो मेरे पास सैंपल साइज क्या आ गया 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे मेरे पास सैंपल साइज आ गया 379। अब अगर इस पी वैल्यू को मैं ज्यादा भी कर देती हूँ 50 से 60 कर देती हूँ तो 379 से मेरा सैंपल साइज ज्यादा नहीं हुआ बल्कि कम हो गया, 364 हो गया। अब चाहे मैं इसको जितना मर्जी ज्यादा कर लूं 50 से, मेरा सैंपल साइज हमेशा कम ही आएगा, यानी 379 मेरा 50 पे था, अब देखिए 70 मैंने किया तो क्या आ गया 319 आ गया। इसी तरह अगर आप 50 से कम कर लें, लाइक 50 था तो 30 कर लें, तब भी 319 आया, या 20 कर लें 244 आया, यानी 50% पे इन शॉर्ट 50% पे आपको हमेशा मैक्सिमम सैंपल साइज मिलेगा। इसलिए जो रिकमेंडेड वैल्यू है हमारे पास वो 50 होती है। 50 से आप चाहे ज्यादा की तरफ जाएं चाहे कम की तरफ जाएं, आपको सैंपल साइज हमेशा कम ही होगा। 50 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हम 50 को एज रिकमेंडेड वैल्यू को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद दो तीन टर्म्स रह गई हैं छोटी छोटी, को एक्सप्लेन करके फिर हमारा सैंपल साइज कैलकुलेशन भी कवर कर जाएगा। नेक्स्ट इज डिजाइन इफेक्ट। डिजाइन इफेक्ट क्या होता है, फिजिक्स में जब हम पढ़ते होते थे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज, तो उनके जो रिजल्ट्स आते थे वो 100% एक्यूरेट नहीं होते थे, उनके रिजल्ट्स में कोई ना कोई एरर होते थे, बाद में फिर हमने एरर एडजस्ट करके फिर उसकी वैल्यू लेते थे। तो डिजाइन इफेक्ट भी यही बताता है कि एक स्टडी जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एरर आ सकते हैं ड्यू टू स्टडी डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लाइक मैंने एक स्टडी कंडक्ट की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी स्टोन पर ही, और उसमें मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि तो एक महीने में अस्पताल में जितने भी लोग आते थे उनमें से मैंने रैंडमली, मेरा सैंपल साइज जितना था फॉर एग्जाम्पल अगर 340 था तो मैंने रैंडमली 340 लोगों से सैंपल ले लिया। अब हुआ क्या, जब मैं स्टडी के अंदर मैं जब सैंपल ले रही थी तो मेरे कोई कोलीग थे, उन्होंने क्या किया कि उनके या सुपरवाइजर थे, उनके दो पेशेंट जो नॉन पेशेंट थे जिनको पता था जिनके बारे में कि पहले से उनको किडनी स्टोन, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका डाटा भी अपनी स्टडी में ऐड करूँ। तो अगर हमने वो डाटा ऐड कर लिया तो अब जो मेरी सैम्पलिंग टेक्निक थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं रहेगी, वो कन्वीनियंट या वॉलंटरी सैम्पलिंग हो जाएगी। कि उनका केस तो मुझे नॉन था, मैं रैंडम सैम्पलिंग तो ना होगी 100%, मैंने 100% रैंडम सैम्पलिंग नहीं की, जिसकी वजह से मेरी स्टडी में थोड़ा सा एरर आ गया, मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं। तो इसीलिए हमने डिजाइन इफेक्ट थोड़ा ऐड करना होता है। डिजाइन इफेक्ट की वैल्यू क्या है, फॉर रैंडम सैंपल्स हम 1.0 ही रखते होते हैं, वैसे रिकमेंडेड वैल्यू 1.5 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज में हम 1.0 ही यूज करते हैं। अब डिजाइन इफेक्ट हमने ऐड कहाँ करना है, इधर यहाँ पे पी की जगह हमने 50 ऐड कर दिया, और डिजाइन इफेक्ट बस यहाँ मैंने ऐड नहीं किया लेकिन 1 ऐड किया। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ डिजाइन। अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपल में आपने 1 रखना होता है। मैं इसको और भी ऐड करके क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पॉपुलेशन साइज मेरा 30,000 था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने रेफरेंस स्टडी को मुझे नहीं मिली तो मैंने 50 रख लिया। अब डिजाइन इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 2 रख देती, तो 1 पे मेरा सैंपल साइज क्या था 379,
अगर मैं 2 करती हूँ 379 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरा सैंपल साइज डबल हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर डिजाइन इफेक्ट ऐड करना है तो आपने अपने सैंपल साइज को सिंपल उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जाना है। यानी अगर 1 है तो अपने सैंपल साइज को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 है तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 1137 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड सिंपल डिजाइन इफेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। यूजली सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम 1 ही रखते होते हैं, तो इसका इतना कोई खास इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा जो आपकी सैंपल साइज को जो वैल्यू इफेक्ट करती है वो होती है ये पी वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी सैंपल साइज। अच्छा, हो गया डिजाइन। अब लास्ट में बस 2 टर्म्स रह गए हैं इसमें। अच्छा, फर्स्ट है ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेजर। अच्छा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेजर क्या होता है, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी ताकि अच्छी समझ आए आपको। और एग्जाम्पल मैं स्टडी करना चाह रही थी हाइट पर। मैं देखना चाह रही थी कि मैं एक क्लास में गई, वहां पे मैंने उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे। अब उन 100 स्टूडेंट्स की मैं एवरेज हाइट देखना चाह रही थी। मैं उस क्लास में गई, मैंने स्टूडेंट्स को अपनी हाइट को अपनी सीट्स पे खड़ा किया और मैंने उनको देखकर सिर्फ एक अंदाजा लगाया, एक इंटरवल दे दिया कि 5 फुट से 6 फुट के दरमियान इनकी एवरेज हाइट। ये मैंने एक इंटरवल सेलेक्ट किया, सिर्फ देख कर मैंने अंदाजा लगाया 5 फुट से 6 फुट के दरमियान इनकी हाइट होगी। और अब अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल सिलेक्ट करती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि दैट आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि 100 में से 95 लोगों की जो हाइट होगी वो उसी इंटरवल में फॉल करे। यानी अगर 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, तो उनमें से 95 स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट से 6 फीट के दरमियान होगी। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। और इसकी रिकमेंडेड कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो 95% ही होता है। और इसकी ना वैल्यूज होती है, इसका वैल्यू टेबल चार्ट टेबल होता है। 95% पे कॉन्फिडेंस लेवल जो उसकी वैल्यू होती है 1.9। ये मैंने टेबल साथ ऐड किया है। 80 पे 1.28, 90 पे 1.645 और 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 1.96 होती है। तो रिकमेंडेड वैल्यू इसकी 1.96 ही होती है, हम 1.96 ही रखते हैं। इससे ज्यादा या कम आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये हो गया कॉन्फिडेंस लेवल। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन ऑफ एरर की। लास्ट में हमारे पास ई जो था फॉर्मूले में, दैट स्टैंड्स फॉर मार्जिन ऑफ एरर। अच्छा, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर अब मैं उसी हाइट वाली एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन करूंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो 100 स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट ले ली, मैंने उसके डाटा डाटा लिया मैंने स्टूडेंट से और उसको एनालाइज किया। और जब मैंने उसको एनालाइज किया तो मेरे पास एवरेज हाइट क्या आई, 5.55। मैंने जो इंटरवल सेलेक्ट किया था, मैंने क्या कहा था कि 5 फीट से 6 फीट के दरमियान की एवरेज हाइट होगी, और जो एवरेज हाइट आई वो 5.5 फुट है। अब जो 5.5 फुट है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 5 फीट से 6 फीट जो था वो एक इंटरवल था। अब वो जो 5.5 फुट है वो पूरी पॉपुलेशन को, जो मेरी पूरी पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास मेरी पॉपुलेशन थी उसमें हर एक की हाइट 5.5 फुट है। किसी की 5.4 हो सकती है, किसी की 6 हो सकती है, किसी की 5.7 हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है, या किसी की से कम भी हो सकती है। तो यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ शॉर्ट कि जो 5.5 मेरे पास मीन आया मेरी रिजल्ट की स्टडी, मेरी स्टडी के रिजल्ट का, वो पूरी पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यानी उसमें 0.5 ज्यादा भी हो सकता है, 0.5 कम भी हो सकता है। तो मार्जिन ऑफ एरर यही कहता है कि इट सेज दैट अगर मैं इंसिडेंट ऑफ किडनी स्टोन पर स्टडी कर रही थी और मेरा जो प्रेवलेंस रेट था वो 3% आया, कि 3% लोगों में, जो मैंने 100% 100 की पॉपुलेशन की स्टडी की थी मैंने, उनमें से 3% लोगों पर किडनी स्टोन का इंसिडेंट मैंने देखा। तो अब जो मेरी स्टडी का रिजल्ट 3% आया है कि 3% लोगों को किडनी स्टोन का इशू था, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 3% लोगों को था, उनमें 0.5% ज्यादा भी हो सकता है, 0.5% लोग कम भी हो सकता है। कि ऐसा हो सकता है कि 0.5% ज्यादा लोगों को, 0.5% कम लोगों को किडनी स्टोन का इंसिडेंट हो। यानी मार्जिन ऑफ एरर यही बताता है कि हमारी स्टडीज के जो रिजल्ट है एक्यूरेट है वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। इसकी भी जो रिकमेंडेड वैल्यू 5% ही है, परसेंटेज में 5 और वैल्यू में 0.05 हो जाता है इसका। तो इस तरह ये हो गया मार्जिन ऑफ एरर। अब एक दफा मैं पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करती हूँ।
हमने ये सारी चीजें देख ली। एन क्या था? सैंपल साइज। जेड कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल, उसको हम 95% रखते होते हैं और वैल्यू इसकी 1.96 होती है। पी वैल्यू, पी वैल्यू मैंने वो काफी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। पी वैल्यू अगर किसी रेफरेंस स्टडी की मिल जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती तो फिर आपने रिकमेंडेड होती है हमारे पास 50 यहाँ पे ऐड करते हैं। डिजाइन इफेक्ट फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सर्वे के लिए हम 1 यहाँ पे ऐड करते हैं। और ई जो है मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर की जो रिकमेंडेड वैल्यू 5% या फिर 0.05 इसकी वैल्यू। तो इस तरह हम ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। एक दफा हम एप्लीकेशन को फिर देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये क्या था? 30,000 मेरा पॉपुलेशन साइज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50, रिकमेंडेड वैल्यू थी, मार्जिन ऑफ एरर 5, डिजाइन इफेक्ट 1 रिकमेंडेड वैल्यू है, कॉन्फिडेंस लेवल 95 रिकमेंडेड है। इसमें मेरे पास क्या आ रहा है? सैंपल साइज 379। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर के बाद ना अपने मोबाइल पर अपने ऐप को डाउनलोड करके या डेस्कटॉप पर इसका डाउनलोड करके अपने लैपटॉप्स पे आपने एक दफा जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को टर्म्स थोड़ी बहुत आपके माइंड में है, तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, वरना बाद में मुश्किल होगी। क्योंकि एक चीज आपके हाथ से गुजर जाए ना तो फिर वो फिर याद रहती है, ऐसे वो फिर भूलेगी नहीं। आप लोगों ने यानी अपनी तरफ से डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन करके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन कंसीडर करती हूँ कि मैं स्ट्रेस मैं देखना चाह रही थी। मैं एक स्टडी करना चाह रही हूँ जिसमें मेरा पॉपुलेशन साइज है 4,000। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 4,000। अब मैंने उस पी वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने कोई रेफरेंस स्टडी लिटरेचर में देखा कि उससे मुझे कोई रेफरेंस स्टडी मिल जाए। तो मुझे एक रेफरेंस स्टडी मिल गई, वहां पे उस रेफरेंस स्टडी का प्रेवलेंस रेट क्या था? 20%। मुझे वहां से पी वैल्यू मिल गई 20। तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जगह क्या ऐड कर दूंगी? 50 से 20 कर दूंगी। मार्जिन ऑफ एरर रिकमेंडेड, डिजाइन इफेक्ट रिकमेंडेड वैल्यू रखनी है, कॉन्फिडेंस लेवल की भी आपने रिकमेंडेड वैल्यू रखनी है, और मेरे पास सैंपल साइज आ जाएगा 230। तो इस तरह आपने डिफरेंट सिनेरियोज को इमेजिन करके ना सैंपल साइज एक दफे कैलकुलेट करके देखना है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट सैंपल साइज। हमारा जो मेजर पोर्शन था आज के लिए वो कवर हो गया। बस लास्ट में थोड़ा सा मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के बारे में बताना है, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। सबसे पहले क्वेश्चन होता क्या है? अच्छा, a questionnaire is a research tool featuring a series of questions used to collect useful information from respondents। अब देखिए, आपने अपना एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब उस पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आपको लोगों से डेटा चाहिए होगा। लाइक अगर मैं एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूसेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस अंडरग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। तो अब मुझे उस अब इस टॉपिक पर स्टडी कंडक्ट करने के लिए मुझे जो मेरी पॉपुलेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे स्टडी कर रही हूँ तो फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो उनके लिए मुझे एक क्वेश्चनर फॉर्म डिजाइन करना होता है जिनमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं मेरे टॉपिक से रिलेटेड, जिसके थ्रू मैं असेस कर सकती हूँ अपनी स्टडी के रिजल्ट्स। तो अब हाउ कैन यू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन? आप रिसर्च क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं? अब एज अ बिगनर और हमारे लेवल पर एक वैलिडेटेड क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाते वक्त ना आपको अपनी स्टडीज के सारे ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना पड़ता है कि आप क्या क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आप इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज देख रहे हैं ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, आप एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड, जो आपके क्वेश्चन है वो लॉजिकल होने चाहिए। थर्ड वन इज के जो क्वेश्चंस आप ऐड कर रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो इजी हो, यानी जिन लोगों से आप क्वेश्चन अपना फिल करवा रहे हैं उनको वो समझ आए। ऐसा ना हो कि उनको क्वेश्चन समझ ना आए और फिर वो गलत ऑप्शन टिक करके फिर आपकी स्टडी इस तरह गलत होगी। तो इस तरह ना डिफरेंट पॉइंट्स को माइंड में रख के फिर आपने अपना क्वेश्चन डेवलप करना होता है। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का। तो एज अ बिगनर हमारे लेवल पर हम क्या करते हैं कि हम ना किसी रेफरेंस स्टडी से क्वेश्चन उठाकर अपनी स्टडीज में यूज कर लेते हैं, और फिर हम जो जिस स्टडी से हमें वो क्वेश्चन लिया होता है वो हम उसको कोड कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी स्टडीज ना, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें जो हमने
कि क्या किया था हमने, जो रेफरेंस स्टडी ली थी ना, ये हमारी रेफरेंस स्टडी थी। ये इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूजेज पे ये स्टडी करने की हुई थी इस्लामाबाद में। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इनका क्वेश्चनियर यूज किया था अपने अपनी रिसर्च। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, लिटरेचर रिव्यू में जब अपना टॉपिक लिखा और उसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स आए, उन आर्टिकल्स में हमें ये आर्टिकल अपनी स्टडी से मैच लगा, तो हमने ये उठा के इसका क्वेश्चनियर सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया था। अब क्या, ये देखिए, अब आपने एक क्वेश्चनियर में क्या क्या देखना होता है, ये आपने ना एज एज सच पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी नहीं कर देना। उसमें आपने देखना है कि जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने वो वाले क्वेश्चन से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेना है। और बाकी जो फिजूल क्वेश्चन हैं, यानी जो जिनका आपकी स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपने कॉपी नहीं करना। लाइक हमारा इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस था, तो हमने सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाए थे। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे, हमने सिर्फ 23 क्वेश्चन दिखाए थे। अब आपने क्वेश्चन किस तरह बनाना है कि आपने एक गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करना है, कोई रेफरेंस स्टडी ढूंढनी है, और उनका क्वेश्चन आपने सिंपल ताकि अपना एक क्वेश्चनियर बना लेना है। और फिर जब आप आर्टिकल अपना लिखोगे, तो उसमें आपने फिर रेफरेंस देना होता है कि आपने ये क्वेश्चनियर किस स्टडी से लिया है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली गूगल फॉर्म्स पे जाऊंगी, यहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। और उनके ऑप्शंस भी मैं इसी तरह के सेम के ऑप्शन थे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रॉन्गली। सेम ऑप्शन भी इसी तरह मैं लीनियर स्केल सेलेक्ट करके 1 से 5 उनको इधर इंस्ट्रक्शंस में या यहीं पे इनको 1 से 5 लेबल कर दूंगी। 1 स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एग्री। और तो इस तरह आप अपना क्वेश्चनियर फॉर्मुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस स्टडी। So that's all about today's lecture. होप सो कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने इस तरह से अपना टॉपिक, अगर इस सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू टॉपिक सिलेक्ट करेगा तो उनको मुश्किल नहीं होगी। और सैंपल साइज कैलकुलेशन का भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि आपने सैंपल साइज किस तरह कैलकुलेट करना। अच्छा मिनाहल, क्वेश्चंस की तरफ आ सकते हैं अब? हाँ जी, बिल्कुल, क्वेश्चन है तो बाद में उनका आंसर कर देते हैं, फिर हम अपना सेशन। ओके। जो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो मेथड नंबर 2 कह रहे थे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो ब्रीफली। एक्सप्लेन करना, मेथड 2। मेथड 2 लिटरेचर रिव्यू का। ये क्वेश्चन बिल्कुल एम्बिगुअस है। चलें, इसको ऐसे कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग अगर शेयर हो जाएगी तो वो इधर से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेबोरेटेड नहीं था ये क्वेश्चन, कि अगर किसी टॉपिक पर बिल्कुल रिसर्च ना हुई हो तो हाउ टू चेक ओरिजिनलिटी। नहीं, तो मैं कह रही हूँ एज अ बिगनर लेवल पे हमने ना लिटरेचर बेस के जो क्राइटेरियाज मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसमें सेकंड क्या था, लिटरेचर बेस में हमें यही दो चीजें देखनी है कि एक देखना है हमने कि उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च ना हुई भी हो, एक देखना है कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि उस टॉपिक को बिल्कुल स्टडी ना किया गया हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्टडी की गई होगी तो ऑब्वियसली ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी हमारे टॉपिक में। दूसरा, अगर आप एक टॉपिक को सर्च करते हैं, उस पर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलता, उस पर हम स्टडी नहीं कर सकते एज अ बिगनर और हमारे लेवल पे अंडरग्रेड, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने आगे सैंपल साइज को भी एक्सप्लेन किया है कि पी वैल्यू के लिए आपको अपनी रेफरेंस स्टडी चाहिए होती है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन फॉर्मुलेशन के लिए भी आपको रेफरेंस स्टडी चाहिए होती है। तो एज अ बिगनर अगर आप खुद बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें अपनी रिसर्च, तो आपको कोई ना कोई लिटरेचर बेस चाहिए होगी। तो हम बिल्कुल एक न्यू टॉपिक जो है उस पर बिल्कुल जीरो से रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमें कोई लिटरेचर बेस चाहिए होती है जिस पर हम आगे अपनी स्टडी को फिर बिल्ड ऑन कर सकते अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड, व्हाट इज फ्रेंड? हैं। फ्रेम स्टैंड्स फॉर फर्दर रिसर्च इन नीड। ये मैंने बताया था कि डिस्कशन के एंड पैराग्राफ में मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारी डिस्कशन के एंड पैराग्राफ पे
कि कुछ आर्टिकल्स में प्रॉपर एक हेडिंग दी हुई होती है फ्रेम की, और उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया होता है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया होता है कि हमने ये स्टडी कंडक्ट की और हमारी इस स्टडी में ये लैकिंग्स रह गई। तो इन फ्यूचर अगर कोई रिसर्चर सेम टॉपिक पर स्टडी करता है तो वो इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर फिर स्टडी करे। लाइक मैंने आपको बताया था कि जो हमने सैंपल साइज लिया था हमारा, हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पर रिसर्च की, वो अपनी रिसर्च में इंक्लूड किया था, तो जिसकी वजह से हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आए थे। तो हमारा रिसर्च गैप ये था कि अगर हम फर्दर थर्ड फोर्थ और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते तो क्या पता हमारी स्टडी के रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते। तो फ्रेम सेक्शन में ना ये रिसर्च गैप मेंशन किया हुआ होता है बेसिकली ऑथर ने अपना, कि उनकी रिसर्च में लैकिंग्स क्या है। ओके, नेक्स्ट ना ऐप के नेम पूछ रहे हैं, 2-3 लोगों ने पूछा हुआ है, वो रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट कर दें। ऐप नेम पूछ रहे हैं काफी लोग, 2-3 लोगों ने ऐप नेम ही पूछा हुआ मैं पीन को, ये देखिए पीन। है। कर लें जिसकी, इसको स्क्रीनशॉट कर लें जिसने भी कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द सैंपल साइज कांस्टेंट। सैंपल साइज कांस्टेंट मतलब, वन क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। व्हेन इज सैंपल साइज कांस्टेंट। सैंपल साइज मैं आपको बताता हूँ, इधर जो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन साइज का सैंपल साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी पॉपुलेशन साइज आप जितना मर्जी बढ़ा लें आपका सैंपल साइज कांस्टेंट ही रहता है। इन और ये भी ना सर्वे के केस में, हम सर्वे वाला पढ़ रहे हैं अभी क्रॉस सेक्शन। दूसरी जो और भी ना, अभी हम सिंपल रैंडम टेक्निक हमने पढ़ी है। अब सैम्पलिंग की भी ना डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, 3 तरह की। एक होती है स्ट्रेटिफाइड, एक होती है क्लस्टर, और एक होती है सिंपल रैंडम। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक। बाकी जो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है, और वो फिर हमारे लेवल पे मुश्किल हो जाता है, आप लोगों को समझने का। वो उसका आप लोगों से अंडर ग्रेड लेवल पे एज ए बिगनर आप लोगों को उससे वास्ता नहीं पड़ना, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो जब हमारा पॉपुलेशन साइज जितना मर्जी बढ़ा लें आपका सैंपल साइज कांस्टेंट ही रहता है। यानी सैंपल साइज पर आपका पॉपुलेशन साइज का सैंपल साइज इफेक्ट नहीं होता। बाकी जो हमारे वैल्यूज है ना, उनके थ्रू हमारा सैंपल साइज वेरिएट करता होता है। पॉपुलेशन साइज के केस में सैंपल साइज कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशन साइज तो सिंपल है, ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टडी कंडक्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। अब मेरा पॉपुलेशन साइज क्या होगा फर्स्ट ईयर में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ, लाइक 120 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 120 मेरा पॉपुलेशन साइज है। यानी पॉपुलेशन साइज है क्या, कि आप जितनी पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाह रहे हो उनके नंबर ऑफ पीपल। लाइक अगर मैं निश्तर और क्यूएमसी दोनों की फर्स्ट ईयर की क्लास को देखना चाह रही हूँ, और निश्तर में फर्स्ट ईयर की क्लास 300 की है और क्यूएमसी में भी 300 की है, 300 प्लस 300 600, मेरा सैंपल साइज टोटल 600 हो गया। पॉपुलेशन साइज, सॉरी, पॉपुलेशन साइज होता है ये कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड इन योर स्टडी। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि सैंपल साइज रेंडमली सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, कैलकुलेट क्यों करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि सैंपल साइज की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है, आप रैंडमली अगर ले लेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेट करते हैं सैंपल साइज और आपका सैंपल साइज 50 आता, यानी मिनिमम आपको 50 रिक्वायर्ड थे कि आपको 50 लोगों से सैंपल लेना ही लेना था, फिर आपकी स्टडी का रिजल्ट सही आना था। लेकिन आपने क्या किया, खुद से सपोज करके 40 लोगों से सैंपल ले लिया। अब 40 लोगों से सैंपल ले लिया, वो तो आपके रिक्वायर्ड सैंपल साइज नहीं हुआ ना। तो हमारी जो रिजल्ट की जो स्टडीज है ना, उनमें फिर मसला होता है हमें, कि जो स्टडीज का रिजल्ट जो वो फिर ठीक नहीं आता हमारा सैंपल साइज से। दूसरा ये इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन का क्यों नहीं ले लेते, खुद से पूरी पॉपुलेशन का सैंपल क्यों नहीं ले लेते। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम क्वेश्चन शेयर करते हैं तो सारे, अगर 600 मेरा पॉपुलेशन साइज है तो 600 के 600 लोग मेरा क्वेश्चन फिल नहीं करते। उनमें बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन फिल नहीं, और उन लोगों को मैं खुद से अप्रोच भी नहीं कर सकती कि वो खुद से जाके मैं उनको कहूँ कि अपना मेरा क्वेश्चन फिल कर। तो वो मुश्किल हो जाता है कि अगर हम खुद से सपोज करके पूरी पॉपुलेशन का ले लें
या अगर खुद से अगर हम सपोज करके बहुत थोड़े लोगों का ले लें तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, इसलिए हमें एक अप्रोप्रिएट सैंपल साइज की जरूरत होती है। Okay, next question है why population size doesn't affect sample size? बाय पॉपुलेशन साइज Does not affect sample size. डजंट अफेक्ट सैंपल साइज, ये जो बात मैंने अभी बताई कि पॉपुलेशन साइज इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग सैंपल साइज को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप अब सैम्पलिंग जो है ना, इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स है, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उनकी तरफ मैं अभी नहीं आ रही क्योंकि वो मुश्किल हो जाएगा और वो हमारे आपको उनसे कंसर्न नहीं पड़ना एज ए बिगनर या अंडर ग्रेड लेवल पे। तो इस वजह से मैंने उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज को इफेक्ट नहीं करता। बाकी जो दूसरी जो दो टेक्निक्स हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उनमें हम पॉपुलेशन साइज कंसीडर करते होते हैं, उनमें पॉपुलेशन साइज इफेक्ट करता है। इन केस ऑफ सर्वेज पॉपुलेशन साइज इफेक्ट नहीं करता सैंपल साइज। Okay, next question है कि expected margin error would be मार्जिन ऑफ एरर क्या होता जी expected margin error. है? अच्छा, मार्जिन ऑफ एरर यही होता है कि जो हमारी स्टडी का रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल एक स्टडी कंडक्ट की इंसिडेंट ऑफ किडनी स्टोन्स पे, और उसमें मेरे पास आया कि 100 में से 3% लोगों को किडनी स्टोन्स थे। अब जो मेरा 3% जो रिजल्ट है ना, मार्जिन ऑफ एरर ये बताता है कि मेरे जो 3% रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट नहीं है। उस उनमें 0.5% ज्यादा भी हो सकता था इंसिडेंट, उनमें 0.5% इंसिडेंट कम भी हो सकता है। मार्जिन ऑफ एरर हमें ये बताता है कि थोड़ा बहुत एरर रह गया है, उसकी एक्सपेक्टेड या रिकमेंडेड वैल्यू जो है उसकी वो 5% है, यानी हम तकरीबन हर स्टडीज में 5% की ऐड करते होते हैं मार्जिन ऑफ एरर, या वैल्यू अगर ऐड करें तो 0.05 ऐड करें। Okay, एक question है कि can we use ChatGPT to get idea about questionnaire? चैट जीपीटी से क्वेश्चन का आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन वही जो बात मैंने आपको बताई कि हम एक वैलिडेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको बहुत से पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ते हैं। लाइक आपको हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने जो क्वेश्चन शेयर किया था उसमें हम एक टाइम परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन उसमें हम जो था रिजल्ट्स पूछना भूल गए और वो क्वेश्चन हमने शेयर कर दिया था। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन थी वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो फिर हमने दोबारा उनको खुद ही पर्सनली अप्रोच करके और उनका रिजल्ट खुद ऐड कर दिया था फिर बाद में। लेकिन अगर ये कोई दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते तो फिर हम उनका रिजल्ट किस तरह लेते? तो इसीलिए ना आप क्वेश्चन डिजाइन करते वक्त बहुत से पॉइंट्स एज अ बिगनर हमारे माइंड में ना नहीं होते, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो और फिर इस तरह अगर वो क्वेश्चन एक बार शेयर हो जाए तो हम दोबारा उसको फिर ठीक भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि हम चैट जीपीटी से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड क्वेश्चन की सिलेक्शन में कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कोई रेफरेंस स्टडी यूज करें। Okay, reference study इससे related question एक दो जगह हुए हुए कि how did she take questionnaire from a study? कि आप questionnaire आपने study से कैसे लिए? mostly article में questionnaire नहीं होता. तो फिर आप ना उसके टेबल्स होते हैं जो हमारे पास रिसर्च आर्टिकल होते हैं, उनमें टेबल्स बने होते हैं, फिर आप लोग उनमें से क्वेश्चन उठाने होते हैं। लाइक ये स्टडी में तो सिंपल ये क्वेश्चन था, लेकिन हमारी स्टडीज जो है ये वाली इसमें भी हमने क्वेश्चनरी यहाँ पे ऐसे चेक किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टडीज है तो हमने रिजल्ट के ना टेबल्स बने होते हैं, तो फिर उन टेबल्स में से आपने अपने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर तो आपको इजीली पता लग जाता है टेबल्स देख के। अगर क्वेश्चन Yeah, I नहीं है think तो फिर question टेबल्स देख। I think questionnaire हो गया काफी. Difference between margin of error and design effect. मार्जिन एरर एंड डिजाइन। अच्छा, डिजाइन इफेक्ट ये है कि जो हमारी स्टडी डिजाइन में मसला था, यानी जो मैंने आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और वॉलंटरी सैम्पलिंग का बताया था कि मेरी जो सैम्पलिंग टेक्निक थी उसमें मसला आया था। मार्जिन ऑफ एरर ये है, मार्जिन ऑफ एरर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारी मीन है, जो मैंने मीन लिया है, उसमें थोड़ा सा एरर आ रहे हैं, उसमें वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो रही है। लाइक जो मीन मैंने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो दिया था 5 फुट से 6 फुट हाइट का, एवरेज हाइट जो मैंने कहा था 5 फुट 6 फुट है, उसमें जो 5.5 मीन आया है वो उस मीन में थोड़ा बहुत एरर है कि वो मीन आगे पीछे हो सकती है।
जबकि डिजाइन इफेक्ट क्या है कि वो आपकी स्टडी डिजाइन में मसले की वजह से आ रहा था, और डिजाइन इफेक्ट हम नॉर्मली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कंसीडर नहीं करते होते, वन ही होता है तो उसकी कोई वैल्यू। जमिनाइल, एक क्वेश्चन है कि आपने डिजाइन इफेक्ट 1 रखा है एंड यू टोल्ड द रिकमेंडेड इज 1.5, तो 1.5 जो है ये किसने रिकमेंड किया है? 1.5 की रिकमेंडेड वैल्यू होती है, जो ये बाकी जो सारी है ना, जिस 95% है, 50% एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रिकमेंडेड वैल्यू है कि जो रिसर्च जो बिल्कुल स्टार्ट से रिसर्च करें, जैसे मैंने आपको बताया था पी वैल्यू में, कि अगर आपको किसी भी कोई रेफरेंस स्टडी नहीं मिली तो रिकमेंडेड वैल्यू है, फिर आप क्या रखें, आप 50 रख लेते, इस तरह ये रिकमेंडेड वैल्यू। वन हम नॉर्मली, हम जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें वन ही यूज करते हैं, 1.5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेजर खुद से एज्यूम करते हैं? हम्म खुद से रिकमेंडेड वैल्यू 95 है, लेकिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि if you take a p value from a reference study, do you need to mention that in your final thesis or manuscript? हाँ, जिस अगर आप स्टडी से, p वैल्यू रेफरेंस स्टडी से लेते हैं। हाँ जी मेंशन करना होता है पी वैल्यू, जिस स्टडी से आपने ली है ना पी वैल्यू, उस स्टडी को आपको एज रेफरेंस उसका डॉक्यूमेंट अपने पास सेव रखना होता है, और उसको अपने आर्टिकल में मेंशन करना होता है। वो जो रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल्स के एंड पे ये रेफरेंस लिस्ट होती है, इनमें हमने डिफरेंट आर्टिकल्स को कोड किया हुआ होता है। ये भी होता है कि हमने डिफरेंट दूसरे पब्लिश आर्टिकल से जो चीजें अपनी स्टडी में इन्वॉल्व की हैं या अपनी स्टडी में यूज की हैं, हम उन आर्टिकल्स का रेफरेंस दे रहे होते हैं इस रेफरेंस लिस्ट में, तो आपने उसको मेंशन करना होता है कि आपने पी वैल्यू कौन से आर्टिकल से ली। चलें, ये दोबारा भी यही है कि क्वेश्चनर हर आर्टिकल में नहीं दिया होता, वो आपने आंसर कर दिया। उसके बाद हाउ टू यूज एपी इन्फो ऐप इनिशियली? एपी इन्फो मैंने आपको दिखा दिया कि एपी इन्फो की ऐप आप एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, एपी इन्फो लिखेंगे तो आपके पास वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके अलावा डेस्कटॉप पे भी आप उसको डाउनलोड करेंगे। फ्रंट पे फिर आप ओपन करेंगे ऐप को तो स्टैट कैलकुलेटर पे जाना है, स्टैट कैलकुलेटर पे जाकर आपके पास इधर अपनी पॉपुलेशन सर्वे पे जाना है, और यहाँ पे आपके पास सैंपल साइज कैलकुलेटर आ जाएगा, और ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है अभी के पॉपुलेशन साइज, आपको आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मार्जिन ऑफ एरर, ये सारी चीजें एंटर करके आपने यहाँ पे अपना सैंपल साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना सैंपल साइज देखें, जितने कॉन्फिडेंस लेवल आप अपनी स्टडी में रखने, फॉर एग्जाम्पल अगर रिकमेंडेड 95 है और आप 95 रखते हैं, तो यहाँ से आप अपना सैंपल साइज देख सकते हैं क्रिएट। Okay, next question है कि this sample size calculation is not for cross sectional studies. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं बेसिकली, सर्वे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आप एट द सेम टाइम सारे सैंपल यानी सबसे अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही दफा आप क्वेश्चन शेयर करते हो और सब उसको फिल करते हैं, इस तरह नहीं होता कि आपने पहले एक ग्रुप से सैंपल लिया, उसको एनालाइज डाटा लिया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर दूसरे ग्रुप से लिया, आप एट द सेम टाइम सबसे ले रहे हो, अपनी पूरी पॉपुलेशन को आपने एट द सेम टाइम इन्वॉल्व किया हुआ होता है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आता है सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि मिनाहिल, कि हॉस्पिटल में ओपीडी में जो विजिटिंग पेशेंट्स हैं उनका हम कैसे लेंगे पॉपुलेशन साइज? पॉपुलेशन साइज वो फिर मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन साइज इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करता होता सर्वे के केस, तो उसको हम खुद से सपोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी तो होती है ना, रजिस्टर में उनकी होती है इन्फॉर्मेशन, तो वहां से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सही। मिनाहिल, फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। सैंपल साइज ठीक है, यहाँ एन इज इक्वल टू जी स्केयर, जी स्केयर हमारे पास क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल के 95, आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि मेरी रिजल्ट की जो स्टडीज आएंगे वो इन दो इंटरवल्स के दरमियान होंगी। पी वैल्यू क्या थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी पॉपुलेशन के इतने प्रोपोर्शन को ये रिस्पेक्टर होगा। पी वैल्यू ये हम फिर रेफरेंस स्टडी से भी ले सकते हैं या रिकमेंडेड वैल्यू यूज कर सकते हैं। डिजाइन पे क्या था कि मेरी स्टडी डिजाइन यूज कर डिफरेंट यूज करने की वजह से, स्टडी डिजाइन में कोई मसला होने की वजह से जो एरर आया,
उसको हम 1 रखते हैं। इसके अलावा जो ई क्या था, मार्जिन ऑफ एरर था, ये जो मीन वैल्यू मेरे पास जो आएगी उसमें जो एरर हो सकता है। Okay. Next question is, does adding friend make research valuable or make it less valuable? प्रिंट से आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिसर्च टॉपिक मिल सकते हैं। लाइक ये तो बहुत अच्छा हो सकता है कि एक टॉपिक था कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जिस पे पहले ही रिसर्च हो चुकी है। अब अगर मुझे उसका कोई फ्री सेक्शन मिल जाता है या उस स्टडी में मुझे कोई गैप मिल जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि मैं एक स्टडी जिस पे रिसर्च हो चुकी थी लेकिन कुछ लेकिंग्स रह गई थी, तो मैं उन लेकिंग्स को दोबारा स्टडी कर लूँ। तो आपको बहुत अच्छे रिसर्च टॉपिक्स मिल जाते हैं वहाँ फ्री सेक्शन। Okay. अभी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें है कि in your one example you said about 600 population size. How do we know कि इतना population size हमारी research के लिए sufficient रहेगा? Do we also get population size from related articles? नहीं, पॉपुलेशन साइज सफिशिएंट होने की तो बात नहीं। पॉपुलेशन साइज तो आप जितना मर्जी रख सकते हैं। आप बेशक पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस पे स्टडी कर लें, पॉपुलेशन साइज तो सिंपल ये है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कि आप कितने लोगों को स्टडी करना चाह रहे हैं। लाइक हमने जो स्टडी की थी वो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को देख रही थी। अगर मैं पूरे 5 क्लासेस जो है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सारी क्लासेस को देखना चाहती तो मेरा पॉपुलेशन साइज वो हो जाता। सैंपल साइज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, पॉपुलेशन साइज करने की नहीं जरूरत होती। पॉपुलेशन साइज तो सिंपली जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो होती है, जितना को आप स्टडी करना चाहें। Okay. अब ये भी एक थोड़ा सा लंबा है, भी सुने कि I heard that sometimes when you can calculate the population, you use the standard sample size which is 377. Like for example, if you want to do research in a ward for 3 months to see how many postmenopausal women have urinary stones, how do you know population size? We don't know how much patients are going to be admitted. सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखना है, आपको पॉपुलेशन साइज की जरूरत नहीं है। इधर फॉर्मूला में आपने पॉपुलेशन साइज एंटर करना नहीं है, वो तो मैंने आपको इस वजह से एक्सप्लेन किया था कि वो ऐप पे वहां पे लिखा हुआ था पॉपुलेशन साइज। वरना सिंपली अगर यहाँ पे सैंपल साइज की फॉर्मूला में देखें, यहाँ पे तो आपको पॉपुलेशन साइज की जरूरत ही नहीं है। तो यानी अगर आपको पॉपुलेशन साइज का अंदाजा नहीं भी है तब भी अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं रिकमेंडेड वैल्यूज डाल के। लाइक जैसा रिकमेंडेड वैल्यूज अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1.96 जी वैल्यू, पी की 50 है और मार्जिन पर 5, तो रिकमेंडेड सैंपल साइज हमारे पास ही आ जाता है 384 के राउंड अबाउट। तो आप सिंपली इतना ले सकते हैं। Okay, last, ये है कि can you please reopen the web page that you showed to make questionnaire? और वो गूगल फॉर्म थे, मैं आपको ये देखिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म्स सर्च करना है, जैसे ये गो टू फॉर्म्स और यहाँ से गूगल फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से अपना फॉर्म बना सकते हैं गूगल फॉर्म से। अच्छा फनाहिल, last देखिए and the questions कि kindly explain p value again in simple words. पी वैल्यू, पी वैल्यू इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, इसको हम इसके नाम से ही मैं आपको बताती हूँ कि क्या था, एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इन सिंपल वर्ड्स पी वैल्यू इज कि मैं ये एंटीसिपेट के ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी पॉपुलेशन का इतने प्रोपोर्शन को ये रिस्पेक्टेड होगा। यानी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पी वैल्यू 3% ली है एक रेफरेंस स्टडी से, तो वो 3% पी वैल्यू लेने का मतलब ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी स्टडी की भी फ्रीक्वेंसी यही आएगी। इन सिंपल वर्ड्स कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी स्टडी की भी फ्रीक्वेंसी यही आएगी, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखती हूँ किडनी स्टोन का इंसिडेंट देखती हूँ पेशेंट्स में, तो वो भी 3% ही आएगी। इन सिंपल वर्ड्स ये। अच्छा, और लास्टली ये पूछा हुआ है कि
फ्रिन जो है वो ऐड करने से रिसर्चर के लिए बेनिफिट है कि नहीं? ये आपके लिए बेनिफिट है फ्रिंज सेक्शन स्प्रिंग क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। कि फ्रिन ऐड करने से रिसर्चर के लिए कोई बेनिफिट है जिसने रिसर्च की है? ऐड करना होता है हम जब अपना आर्टिकल लिख रहे थे ना, डिस्कशन जब लिख रहे थे, हमें सर ने कहा था कि आपने डिस्कशन बेसिकली होती है इसी तरह कि एंड पर आपने अपनी स्टडीज का बताना होता है कि आपकी स्टडीज में क्या क्या लेकिंग्स रह गई, अगर आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो वो आपने ऐड करना होता है। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दूं। लास्ट क्वेश्चन बस ये लेते हैं, उसके बाद we can use the app or apply formula any of the epi info formula. ऐप से भी आप ये जो कैलकुलेट कर सकते क्वेश्चन हैं, है फॉर्मूला कैडो ऐप थोड़ा ज्यादा हैंडी हो जाता है कि आपने बस वहां पे वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा सिंपल से सेम है। if prin is there we have to research again for another topic. दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें। If prin is there then we have to research again for another. नहीं, अगर ट्रेनर आपको मिल जाता है तो आप दोबारा उस टॉपिक को Hmm. दोबारा रिसर्च कर सकते हो, वो रिसर्च गैप यूज करते हैं। लाइक अगर किसी एक आर्टिकल का गैप ये था कि उन्होंने एक छोटी पॉपुलेशन पे स्टडी कंडक्ट की थी, तो आप वही सेम टॉपिक एक बड़ी पॉपुलेशन पे स्टडी कंडक्ट करके दोबारा उस टॉपिक को रिसर्च कर सकते हैं, दोबारा आपको वापस जाने की जरूरत नहीं। That's it for today.